हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके पर्ण विन्यास है इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्ण विन्यास की क्या डेफिनेशन है? पर्ण विन्यास उसे कहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके तने पर पत्तियां लगती, तो पत्तियां किस क्रम में लगती है उस व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा तो पत्तियां होती है, कई में आमने सामने लगी होती है, कई में यदि एक तरफ दाएं है तो दूसरी जो बाईं पत्ती होती है वो थोड़ी ऊपर की ओर लगी हुई होती है, मतलब एकांतर क्रम में लगी हुई रहती है। तो उस व्यवस्था को हम पर्ण विन्यास कहते हैं। उसकी एक परिभाषा है, पौधों के तने एवं शाखाओं पर पत्तियां जिस विशेष प्रकार के क्रम में लगी रहती है, इस व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। पौधों में मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार का पर्ण विन्यास मिलता है। फर्स्ट है एकांतर। एकांतर में पर्ण विन्यास में क्या होता है, इसमें जो पादप पौधे की तने की पर्व संधि होती है उस पर केवल एक पत्ती उत्पन्न होती है, मतलब कि आमने सामने उत्पन्न नहीं होती। ये पर्व संधि मैंने आपको बताया था, पर्व संधि वो भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है। तो एकांतर प्रकार के जो पर्ण विन्यास होता है उसमें पौधे की एक पर्व संधि पर एक पत्ती उत्पन्न होती है, अर्थात यदि एक तरफ दाईं तरफ उत्पन्न होती है तो दूसरी बाईं तरफ उत्पन्न होती है। इस प्रकार के पर्ण विन्यास को बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। सेकंड है सर्पिल। सर्पिल प्रकार के पर्ण विन्यास में क्या होता है कि जो पत्ती होती है यदि उसको पर्ण के आधारों को एक रेखा से देखा जाए तो सभी सर्पिल आकार में लगी, मतलब इसको यहाँ से आधार से देखें तो आपको देखेंगे कि पत्तियाँ एक सर्पिल क्रम में लगी हुई रहती है, मतलब लिपटी हुई ऐसे। उस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं सर्पिल। थर्ड है सम्मुख। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो आमने सामने की ओर लगी रहती है। सम्मुख का ये वाला डायग्राम है, पत्ती होती है वो आमने सामने सम्मुख एक दूसरे के लगी हुई रहती है। और फोर्थ है चक्रिक, जो कि सर्किल जैसा ही है। ये चक्रिक एक चक्र के रूप में प्रत्येक पर्व संधि पर 3 या 4, मतलब जो एक पर्व संधि पर उस पर 3 या 4 पत्तियां लगी रहती है और एक चक्र में लगी रहती है। ठीक है। एकांतर, एक पर्व संधि पर एक पर्ण उत्पन्न होती है और यदि एक पर्ण दाईं है तो दूसरी बाईं तरफ उत्पन्न होती है। सर्पिल में यदि आधार से देखें तो ये एक सर्पिल क्रम में पर्व संधियों पर लगी हुई रहती है। सम्मुख एक दूसरे के आमने सामने की ओर लगी रहती है और चक्रिक में एक पर्व संधि पर 3 या 4 पत्तियां उत्पन्न होती है और एक चक्र के रूप में लगी रहती है। अब है पर्ण के कार्य। पर्ण का क्या काम होता है? प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वाष्प विसर्जन, जल का वाष्प के रूप में निकलना, बूंदों के रूप में निकलना, वाष्प विसर्जन, गैसों का विनय, ऑक्सीजन CO2 विनिमय। खाद्य संग्रहण, कई पादपों में जो पत्तियां होती है वो खाद्य संग्रहण का कार्य भी करती है। ठीक है। खाद्य संग्रहण जैसे कि ये जो ग्वार पठा होता है उसमें जो पत्तियां होती है मोटी और गुद्दीदार हो जाती है, इसको हम खाने के काम में लेते हैं। और लास्ट है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में होता है कि जो पत्तियां होती है जैसे कि ब्रायोफिलम की पत्तियां होती है इस प्रकार कायिक कलिकाएं होती है, और यदि ये पत्तियां झड़कर भूमि में गिर जाए तो उससे एक नया पौधा निकल आता है। कायिक प्रवर्धन वो होता है पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे के विकास को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम किसे कहते हैं? पादप के मुख्य अक्ष पर पुष्पों का विन्यास एवं वितरण पुष्पक्रम कहलाता है। पादप के मुख्य अक्ष पर पुष्प का विन्यास, अभी तक हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा है, अब पुष्पों का विन्यास पढ़ना है। तो पादप के मुख्य अक्ष पर पुष्पों का विन्यास एवं वितरण पुष्पक्रम कहलाता है। पुष्प शाखाओं पर जब समूह में निकलते हैं तो पुष्पक्रम की रचना करते हैं। आपने देखा होगा पुष्प एक गुच्छे से रूप में पाए जाते हैं, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं पुष्पक्रम। और जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं उसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पक्रम वो भाग होता है जहाँ से आप किसी फूल को पकड़ते हो, नीचे डंठल हुआ भाग होता है पतला, उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी जैसे कि नाम से असीमित वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पक्रम की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है, अर्थात असीमित वृद्धि होती रहती है। पुष्पों के लगने का क्रम
अग्राभिसारी होता है, मतलब कि पुराने पुष्प आधार की और नए पुष्प शीर्ष की ओर लगते हैं। मतलब इसमें पुष्प रंग की असीमित वृद्धि होती रहती है। जो पुराने पुष्प हैं वो नीचे आएंगे और जो नए पुष्प हैं वो शीर्ष की ओर आते जाएंगे। इसकी असीमित वृद्धि होती रहती है। जैसे कि आप ले सकते हो सरसों का। अब है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी सीमित वृद्धि होती है पुष्पक्रम की, और इसमें पुष्पों का तलाभिसारी मतलब तल की ओर लगते हैं। इसमें अग्राभिसारी अग्र पुराण जो नए पुष्प ऊपर की ओर लगते हैं, और इसमें नए पुष्प नीचे की ओर लगते हैं और पुराने पुष्प ऊपर को लगते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो इस परिभाषाओं से आप इनके अंतर को भी आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अंतर देख लेते हैं। ससीमाक्षी तथा असीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर। ससीमाक्षी पुष्प मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित होती है। असीमाक्ष में इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है। इसमें पुष्पों का विन्यास मतलब इसमें जो विन्यास होता है वो तलाभिसारी होता है, इसमें अग्राभिसारी होता है। इसमें पुष्पक्रम अंतस पुष्प में समाप्त होता है, और इसमें मतलब कि अंतस में पुष्प आ जाता है तो ये समाप्त हो जाता है, और इसमें अंतस पुष्प में समाप्त नहीं होता है। ये हो गया इनका अंतर। ये टॉपिक है पुष्पक्रम, इसकी डेफिनेशन है और इसके प्रकार है। बस इस पुष्प का इतने टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पुष्प, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुष्प के डायग्राम को आपको समझना है, इसलिए यदि आपने डायग्राम को समझ लिया तो इसके जो पार्ट है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक पुष्प का डायग्राम है। पुष्प आपने सबने देखा होगा। जो पुष्प होते हैं उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंमंग व जायांग। जो बाह्य दल और दल होते हैं वो पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं। मतलब कि ये पुष्प में पाए तो जाते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करने का, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का। तो ये होती है पुष्प के सहायक चक्र। जो 2 भाग होते हैं पुंमंग व जायांग, वो पुष्प के होते हैं आवश्यक या जनन चक्र। मतलब जैसे कि पुष्प में आपसे पूछ ले भाई जनन चक्र के नाम बताइए, तो आप कहेंगे पुंमंग में जाएंगे। जैसे मनुष्य में नर में वृषण होता है, मादा में अंडाशय जनन चक्र होता है, ऐसे पुष्पों में पुंमंग और जायांग आवश्यक या जनन चक्र कहलाते हैं। तो इसकी देख लेते संरचना। ये वाला भाग है मतलब जहाँ से आप पुष्प को पकड़ते हैं उस भाग को बोलते हैं पुष्प ग्रंथ। पुष्प को आप ऐसे ही पकड़ोगे जैसे कि कोई फूल है तो उसको नीचे से तो पकड़ोगे, तो जिस भाग से आप पकड़ोगे फूल को उस भाग को बोलेंगे पुष्प ग्रंथ। आपने देखा होगा जब आप पुष्प ग्रंथ से फूल को पकड़ा हुआ है तो उसका कुछ ऊपर का जो भाग है वो फूला हुआ होता है, मोटा मोटा से दिखाई देता है, उस भाग को बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन ही वही भाग होता है जिस पर ये सारा पुष्प आश्रित होता है, मतलब पुष्पासन पर ही पूरा पुष्प टिका हुआ होता है। अब आगे बढ़ेंगे। पुष्पासन से ऊपर की ओर होता है बाह्य दल। बाह्य दल जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया, अलग अलग पुष्पों में इनकी बाह्य दल की संख्या, दल की संख्या, पुंमंग की संख्या, जायांग की संख्या, अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे मैंने 2 बनाया तो जरूरी नहीं है कि फूल में 2 ही हो, उनमें फूल के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि सरसों का फूल होता है उसमें 4 होते हैं, तो उनमें अलग अलग देखिए आप फूल को देखना, उससे आपको फूल को देखना, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पुष्पासन हो गया। अब बाह्य दल हो गया। अब बाह्य दल से जो ऊपर की ओर भार होते हैं, ऊपर की ओर जो भाग दिखाई होता है उसे बोलते हैं दलपुंज। ये जो बाह्य दल होते हैं जो सामान्यतः पुष्प में हरे रंग के होते हैं, मतलब सामान्यतः ज़्यादातर फूलों में बाह्य दल है वो हरे रंग के ही होते हैं, लेकिन जो दलपुंज होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। अलग अलग पुष्प में इनका रंग अलग अलग होता है। जैसे सरसों में इसका रंग पीला होता है, गुड़हल के फूल में इसका रंग लाल होता है। तो ऐसे आप देखोगे फूलों को तो अलग अलग फूल में जो फूलों का रंग दिखाई देता है आपको सफ़ेद, पीला, लाल, वो सामान्यतः फूल के दलपुंज होते हैं। और ये दलपुंज क्या काम करते हैं? कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। कीटों को आकर्षित करने का काम करेंगे तो पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है वो सामान्यतः दलपुंज के कारण ही होता है, क्योंकि जो कीट होते हैं एक पुष्प पे दूसरे पुष्प पे बैठेंगे तो कीटों में जो पुष्प के परागण होते हैं वो चिपक जाते हैं, और जब वो उनके दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो उन परागणों को उन कीटों पर छोड़ देते हैं, परागणों को उन फूल पर छोड़ देते हैं, जिससे कि पुष्प में जनन क्रिया होती है, जिससे कि फल बीज का निर्माण होता है। अब दलपुंज से आप अंदर की ओर जाएंगे तो आपको पुंमंग दिखाई देगा।
जो पुमंग होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है परागकोश, और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पूतंतु। ये परागकोश, ये पूरा भाग होता है। जो परागकोश होते हैं दो पालियों में बटा रहता है, मतलब एक पाली ये एक पाली ये, और जो परागकोश जिससे जुड़े हुए रहते हैं उसे बोलते हैं योजी, योजी ऊतक। ये योजी है कनेक्टिव टिश्यू, इसके द्वारा ये परागकोश जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। दिखते ही आपको पुमंग, परागकोश, पूतंतु को दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं पुंकेसर। अब जो पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो होता है जायांग, जिसे कि आप स्त्री केसर भी कहते हैं। ये पुष्प का स्त्री केसर है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है। वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, जहाँ पर परागण आकर गिरते हैं। फिर ये नीचे का भाग वर्तिका, और ये नीचे का भाग अंडाशय। जो अंडाशय होते हैं इसमें बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला भाग वर्तिका, ये वाला भाग वर्तिकाग्र, ये भाग वर्तिका, और ये अंडाशय। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? बीजांड। तो एक पुष्प की संरचना में मुख्यतः 4 भाग मुख्य होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग व जायांग। जो बाह्य दल और दल होते हैं वो सामान्यतः सहायक चक्र कहलाते हैं, और जो पुमंग व जायांग होते हैं वो आवश्यक या जनन चक्र कहलाते हैं। पुमंग के 2 भाग होते हैं, परागकोश, पूतंतु जिसे कि आप पुंकेसर कहते हैं, और जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब पुष्प के बारे में आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।